चुनावी बहस के बाद हत्या, सपा कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप, योगी की पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, अब जल्द होगा तगड़ा एक्शन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, जुबानी हमले कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां चुनाव के अपनी पसंदीदा पार्टी की जीत को लेकर दो पक्षों की बहस इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि एक बुजुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने तीव्र कार्रवाई करते हुए 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। वहीं इस हत्या का कनेक्शन समाजवादी पार्टी के समर्थकों के से सामने आया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में चुनावी बहस के दौरान राधे श्याम पाठक नाम के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप शंभू चौधरी और उसके 3 साथियों पर लगा है। मृतक को बचाने दौड़े उसके परिजनों को भी बेरहमी से पीटा गया है। पुलिस ने कुल 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि घटना शुक्रवार 10 मई 2024 की है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिली जानकारी के मुताबिक घटना कुशीनगर के थाना क्षेत्र नेबुआ नौरंगिया की है। यहाँ के गांव बगपरना में शुक्रवार दोपहर कुछ लोग एक पेड़ की छांव में बैठकर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान गांव के अमित पाठक और शंभू चौधरी के बीच बहस हो गई। दोनों अलग अलग पार्टी की जीत का दावा कर रहे थे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि इस दौरान शंभू चौधरी और उसके साथ मौजूद लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात कही। मौके पर अमित पाठक नाम का युवक भी था। उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की वकालत कर दी। इसी पर दोनों पक्षों में गर्मा गर्मी बहस हो गई। कुछ देर में बहस विवाद में बदल गई। आरोप है कि भाजपा को वोट देने की बात पर शंभू भड़क उठा। उसने कहा कि मैं जिसे कहूंगा उसे वोट देना पड़ेगा। विवाद बढ़ता देख वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। इसके बाद अमित घर चले गए। सबके सब अपने अपने घर चले गए। फिर आरोप है कि देर रात शंभू चौधरी कुछ युवकों के साथ अमित के घर पहुंच गया। यहां पहुंचकर आरोपियों ने पहले पीड़ितों को गालियां दी और बाद में पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा। जहां बीच बचाव करने पहुंचे अमित के 55 साल के पिता राधे श्याम पाठक और 21 साल की बहन ऋतु पर हमला कर दिया गया। इससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं शोरगुल सुनकर लोग जमा हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई। पीड़ितों ने डायल 112 पर कॉल किया। इसी भी सूचना पर डायल 112 के सिपाही पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस के जवान आते देखे तो हमलावर धमकी देते हुए भाग निकले। आरोपियों के नाम शंभू, सीपू, टिंकल, चौधरी बताए जा रहे हैं। सभी हमलावर शंभू के पारिवारिक सदस्य बताए जा रहे हैं। वहीं तीनों घायलों को मेडिकल कॉलेज रविंद्र नगर ले जाया गया। भाई बहन को मेडिकल कॉलेज रविंद्र नगर में भर्ती कराया, लेकिन वहां से डॉक्टर ने राधे श्याम की हालत गंभीर देखते हुए राधे श्याम को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया, जहां शनिवार भोर में उनकी मौत हो गई। उधर शनिवार सुबह जब राधे श्याम का शव गांव पहुंचा तो परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जिसके बाद मृतकों के परिजनों ने कुछ स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर शव लेकर थाने पहुंच गए और थाने के आगे शव रखकर प्रदर्शन किया। आरोपियों पर केस दर्ज करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदर्शन के दौरान शंभू चौधरी और उसके साथियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई, जिसके चलते पिपरा बुलकुड़िया मार्ग पर कुछ देर तक आवागमन प्रभावित रहा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेने की कोशिश की तो ग्रामीण नाराज हो गए, आक्रोशित हो गए और बिना केस दर्ज किए शव देने से इनकार कर दिया। करीब 2 घंटे तक थाने के सामने हंगामे की स्थिति रही। तब एएसपी रितेश कुमार सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने परिजनों को केस दर्ज करने का आश्वासन देकर समझाया, तब वो माने। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने अमित की तहरीर पर शंभू चौधरी, उनके बेटे अंकित चौधरी, नितेश चौधरी और गांव के अभिषेक चौधरी पर हत्या और हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। मारपीट मामले में 4 आरोपियों पर हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। विवेचना में जिन लोगों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ की केस दर्ज किया जाएगा। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं कई संगठनों ने राधे श्याम पाठक की हत्या पर नाराजगी जताई है। वहीं तनाव को देखते हुए पूरे गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जिस पर सपा कार्यकर्ताओं या सपा समर्थक या फिर सपा नेता पर केस दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी और योगी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरते हैं, लेकिन जब उनके ही नेता ऐसा करते हैं तो वो फंस जाते हैं। ऐसे ही मामला फिर से सामने आया
छुपता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। इससे पहले भी ऐसी खबर सामने आई थी, जिसके बाद समाजवादियों को मुंह छुपाकर भागना पड़ा था। वो मुंह छुपाकर भागे थे। सपा के बड़े बड़े नेताओं के हाथ पांव फूल गए थे। दरअसल कुछ दिन पहले एक पूर्व विधायक की बेटी ने गंभीर आरोप लगाया कि एक सपा नेता ने उसके साथ गलत काम करके उसे सालों तक ब्लैकमेल किया और उससे करोड़ों रुपए हड़प लिए। पीड़िता ने इस मामले में मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज कराई, केस दर्ज कराया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सपा नेता उसके अश्लील फोटो के बल पर सालों तक उसे प्रताड़ित करता रहा, जिसमें उसका परिवार भी शामिल था। आपको बता दें कि मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में रहने वाली एक महिला ने सपा नेता आसिफ अली और उसके परिजनों के खिलाफ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग की मंगलवार 7 मई 2024 को एफआईआर दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि वो सपा के 2 बार के विधायक की बेटी है। वो 3 बहनें थी। उसकी शादी कानपुर में एक बड़े व्यापारी से हुई थी। वो अपने पिता की देखभाल करने के लिए कानपुर से मुरादाबाद आती थी। 2019 में अपने पिता के बीमार होने पर वो उनकी देखभाल के लिए मुरादाबाद आई थी। इस दौरान आसिफ अली भी उनके घर पर आता जाता था। पीड़िता ने बताया कि एक दिन आसिफ ने कोल्ड ड्रिंक में उसे नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद उसने एक कमरे में ले जाकर पीड़िता के साथ गलत काम किया, घिनौना काम किया और उसके अश्लील फोटो ले लिए। पीड़िता ने बताया कि उसने जब होश आने पर इस संबंध में आसिफ से पूछताछ की तो वो उसे धमकाने लगा और उसकी न्यूड फोटो दिखाई और आसिफ ने पीड़िता को धमकाया कि अगर वो किसी को इस बारे में बताएगी तो वो उसकी आपत्तिजनक फोटो, न्यूड फोटो वायरल कर देगा और बदनामी करवा देगा। पीड़िता को उसने इस दौरान हथियार के साथ धमकाया भी। आसिफ ने इसके बाद न्यूड फोटो को हथियार बनाते हुए कई बार पीड़िता के साथ गलत काम किया, उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि फोटो देखकर वो डर गई थी। लगा कि ससुराल वालों को भनक लग गई तो घर टूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। आसिफ ने इसी मजबूरी का फायदा उठाया और आसिफ यही नहीं रुका, बल्कि उसने पीड़िता से फोटो के बल पर कई ज्यादा वसूली भी चालू कर दी, करोड़ों रुपए वसूले। उसने कई कागजों पर पीड़िता से हस्ताक्षर करवाए। इस काम में उसका भाई और भाभी भी शामिल थे। पीड़िता ने बताया कि वो उससे पैसे वसूलता था। पीड़िता ने आसिफ ने 3 करोड़ की वसूली की है। एक फ्लैट भी अपने नाम से खरीदा है, जिसका भुगतान पीड़िता ने ही किया था। पीड़िता ने बताया कि उसने अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिला था। इस हिस्से में एक पेट्रोल पंप भी था। आसिफ चाहता था कि पीड़िता पेट्रोल पंप भी उसके नाम कर दे। पीड़िता के पिता की मौत के बाद उसकी डिमांड लगातार बढ़ती गई। आसिफ ने इसके बाद और वसूली करने के लिए पीड़िता को धमकी दी कि वो उसके चेहरे पर तेजाब डाल देगा और उसको खराब कर देगा। पीड़िता ने आसिफ की कारस्तानियों से तंग आकर महिला ने पूरी बात अपने पति को बता दी, जो कि कानपुर में एक बिजनेसमैन है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि हाल ही में आरोपी शख्स ने उस पर एसिड अटैक करने की धमकी दी थी। पीड़िता ने बताया कि 6 मई को दोपहर 1 बजे बहन और ड्राइवर के साथ पीड़िता बैंक गई थी। वहां पर आरोपी सपा नेता अपने बेटे के साथ आया। जैसे ही वो बैंक से बाहर निकली तो आरोपी ने चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उसका बेटा ड्राइवर के ऊपर रिवॉल्वर ताने खड़ा था। पीड़िता का कहना है कि जब उसने चिल्लाना शुरू किया तो वो भीड़ जुट गई और भीड़ को देखकर आरोपी तेजाब की धमकी देता हुआ वहां से फरार हो गया, भाग गया। बताया गया कि आसिफ सपा के छात्र संगठन युवजन सभा के बड़े पदों पर रहा है। उसकी सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ भी फोटो है। वहीं पीड़िता ने केस में आरोपी आसिफ उर्फ शिबली चौधरी, उसके भाई, भाभी और भतीजे पर आरोप लगाया है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी सपा नेता आसिफ अली और उसके भाई के साथ साथ 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले में विवेचना शुरू कर दी गई है। तथ्यों के आधार पर पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। एक तरफ चुनाव चल रहे हैं तो दूसरी तरफ लगातार सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, जिसका असर लोकसभा के चुनाव में पड़ना तय है। जो भी असर पड़ेगा वो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।